मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर क्लास 12 का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? सो इस वेव्स को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स देख लेते हैं स्टूडेंट। बेसिक्स देखने का मीन्स ये है कि इसके बारे में थोड़ा नॉलेज गेन कर लेते हैं। अगर हम लोग पानी में एक पत्थर को गिराते हैं, अगर पॉन्ड के पास चले जाए, लेक्स के पास चले जाए या रिवर के पास चले जाए, वहां पर अगर आप एक चीज को गिराते हो, पत्थर को गिराते हो, तो सर्कुलर ऐसा करके सबसे पहले इसमें क्या होने लग जाता है? सर्कल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से। इसको बोलते हैं स्टूडेंट रिपल्स। क्या बोलते हैं इसको? रिपल्स, तरंगे। क्लियर हो गया? मतलब सबसे पहले क्या होगा, अगर एक पत्थर को आप लोग पानी में ड्रॉप करोगे तो पानी में ड्रॉप करने के कारण वो धीरे धीरे सर्कुलर शेप में बढ़ने की कोशिश करेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? रिपल्स बोलते हैं। तो ये माना गया है, अगर कोई सा भी वेव ले लेते हैं और उस वेव में अगर क्या प्रेजेंट रहता है, उस तरंग में क्या प्रेजेंट रहता है आपका, अगर थोड़ी सी उसमें वजन मतलब वेट प्रेजेंट रहता है, अगर उसमें कम उपस्थित है तो उसके कारण क्या होता है, वो मोशन करना स्टार्ट करता है। जैसे पानी का अपना एक वेट होता है। अब जैसे ही उसमें एक पत्थर को ड्रॉप किया जाता है, तो पत्थर को ड्रॉप करने के कारण वो धीरे धीरे क्या स्टार्ट कर देता है स्टूडेंट? फैलना स्टार्ट कर देता है। क्या स्टार्ट कर देता है? फैलना स्टार्ट कर देता है। इन्हीं सभी चीजों का एक्सप्लेनेशन करते हुए सबसे पहले ये बताया गया था कि अगर कोई सा भी वेव्स ले, तरंग ले, तो वेव्स क्या होता है? जो इस तरीके से मोशन करता है, जिग जैग मैनर पे जो जिग मोशन करता है, टेढ़ी मेढ़ी गति करके अगर जो गति करता है उसको वेव्स बोलते हैं। वेव्स को दो भाग में बांटा गया था, हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके। एक होता है मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे। मैंने अभी बताया जिनमें यदि क्या पाया जाएगा, कुछ वेट पाया जाएगा और वेट के कारण वो अगर गति कर रहा है तो उसको यांत्रिक तरंगे बोलेंगे। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरा होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो सबसे पहले भी हम लोग देख रहे हैं कि वेव्स क्या होता है? यदि कोई सीधी गति ना करके टेढ़ी मेढ़ी गति करे, अगर कोई सभी चीज स्ट्रेट मोशन ना करके जिग जैग मैनर में मोशन करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। तरंग को टोटल दो भाग में बांटा गया, मैकेनिकल वेव्स यांत्रिक तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या कोई सा भी वस्तु क्या करता है? गति करता है, या कोई सा भी वस्तु कार्य करता है, और कार्य करने से जो तरंग उत्पन्न होता है उसको यांत्रिक तरंग बोलते हैं। The wave which is created by motion of any body, किसी भी बॉडी के मोशन करने के कारण या किसी बॉडी के वर्क करने के कारण जो तरंग क्या होता है? उत्पन्न होता है, जो वेव क्रिएट होता है, वो क्या कहलाएगा? यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव। द वेव which is produced by the working of any body, by the motion of any body is called mechanical wave। एक ऐसा तरंग जो किसी वस्तु के कार्य करने के कारण उत्पन्न होता है, यांत्रिक तरंग कहलाता है। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस कर देते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देते हैं और वो अगर तरंग की तरह गति करना प्रारंभ कर देता है, वो अगर वेव की तरह मोशन करना स्टार्ट कर देता है, ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसी वस्तु को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यदि वह तरंग की भांति गति करना प्रारंभ कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। अगर कोई सा वस्तु विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और वो तरंग की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देता है, तो उससे जो तरंगे निकलती हैं उसको विद्युत चुंबकीय तरंग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है यहाँ पर तक? तो अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि वेव्स क्या होता है। यदि कोई सा वस्तु सीधी गति ना करके टेढ़ी मेढ़ी गति करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं। वेव्स को टोटल दो भागों में बांटा गया, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यांत्रिक तरंग और
विद्युत चुंबकीय तरंग। अब मैकेनिकल वेव्स क्या होता है, यदि कोई सा ऑब्जेक्ट मोशन करता है, वर्ग करता है, और वर्ग करने के कारण वो जिगजैग मैनर में मोशन करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। यदि कोई वस्तु कार्य करती है और कार्य करने के कारण तरंग उत्पन्न होती है, तो उसे हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। और यदि किसी वस्तु को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के बीच में रख देते हैं और वो तरंग की भांति गति करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द वेव प्रोड्यूस्ड when it is placed in electric field and magnetic field। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और वेव्स प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिटेल से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके बारे में डिटेल से करेंगे स्टूडेंट। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सबसे पहला जो खोज किया था वो किसने किया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, जेसी मैक्सवेल ने। नेम नोट करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो खोज किया था वो किया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, और बाद में इसके होने का जो अस्तित्व था वो बताया था किसने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था हार्ट्जे ने। किसने प्रूव किया था, हार्ट्जे ने। क्लियर है। सबसे पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का खोज, विद्युत चुंबकीय तरंगों का खोज किसने किया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया, हार्ट्जे ने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डेफिनेशन होता है, व्हेन एनी waves propagate between mutual perpendicular electric and magnetic field, then it is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर। जब कोई तरंग विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दिशा में दोलन करती है तो इसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जब कोई सा वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में अगर मोशन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में मोशन करता है, ठीक, तो उस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यदि कोई सा एक तरंग, यदि कोई सा वस्तु तरंग की भांति गति करता है परस्पर लंबवत विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। क्लियर है। ये इसका परिभाषा हो गया, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। कल मैंने बोला था कि आप लोगों को मैं नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स नोट्स हम अवेलेबल नहीं करवाएंगे, तो आप लोग इसी से ही देख के राइट करेंगे स्टूडेंट। ओके। मैं आप लोगों को प्रॉपरली पूरे डेफिनेशंस बोर्ड पे लिख के एक्सप्लेन करूंगा। अगर किसी को डाउट हुआ तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिखता कैसे है, होता कैसा है, इसका नेचर क्या होता है। तो जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होते हैं, अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड
ये मान के चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है विद्युत क्षेत्र, और इस तरफ क्या है मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर स्टूडेंट? इस तरफ क्या है हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया है, एक ले लिया है विद्युत क्षेत्र और एक क्या ले लिया है चुंबकीय क्षेत्र। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र और इस तरफ क्या हो गया स्टूडेंट चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अब इसके बीच में क्या करता है जो वेव मोशन करता है किस डायरेक्शन में, दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों के लंबवत। तो दोनों के लंबवत किस तरीके से गति करेगा, इस तरीके से। क्लियर स्टूडेंट? ये किस तरीके से गति करेगा, दोनों के परपेंडिकुलरली मोशन करेगा। परपेंडिकुलरली मोशन करेगा तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अब इसका जो सेकंड रहेगा वो इस तरीके से बनेगा ये। तो ये फर्स्ट वाला हो गया कॉलम आपका, ये सेकंड वाला हो गया। ये फर्स्ट वाला कॉलम हो गया आपका, ये सेकंड वाला हो गया। ये फर्स्ट वाला कॉलम हो गया, ये सेकंड वाला हो गया। तो अगर कोई सा वेव किसकी तरह गति करता है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, दो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के लंबवत में यदि वेव उसके भी लंबवत दिशा में अगर मोशन करता है, ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन जो वेव जनरेट होगा वो वेव भी इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस वेव्स को आप क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या एक ऐसा तरंग जो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के परस्पर लंबवत, मतलब ये दोनों तो लंबवत होंगे ही, साथ ही साथ आपका ये जो वेव है ये भी क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाता है स्टूडेंट। ये इसका डायग्राम है। अब किसी भी वेव में इस तरीके से अगर हम लोग चित्र बनाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्रेस्ट। श्रिंग, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, श्रिंग। और इसको बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रफ। गर्त, क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको, गर्त। तो कोई सा अगर हम वेव लेते हैं तो उस वेव में दो चीज उपस्थित होता है, एक होता है क्रेस्ट और एक होता है ट्रफ। क्लियर है? तो क्रेस्ट और ट्रफ के आधार पर कुछ इसके बेसिक्स होते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग नोट करेंगे स्टूडेंट। या तो वो क्लियर है, ये क्रेस्ट है, ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलेंगे, नीचे वाले को ट्रफ, ऊपर वाले को श्रिंग, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, गर्त। तो जैसे अगर हम लोग दें कुछ सम बेसिक पॉइंट्स रहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ बेसिक्स अगर देखेंगे, सम बेसिक्स। सो पहला बेसिक आ जाता है वेवलेंथ। क्या आ जाता है, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। क्या आ जाएगा, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, the distance between two successive crests or the distance between two successive trough is called wavelength। हिंदी में दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। the distance between two successive crests, एक दोनों के बीच की दूरी, या the distance between two successive trough, दो ट्रफ के बीच की दूरी या दो क्रेस्ट के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो लगातार श्रृंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। इसको किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा। किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा साइन से। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। Definition आप लोग लिख लेंगे, the distance between two successive crests and two successive trough is called wavelength। दो लगातार श्रृंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग एंगस्ट्रॉम से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम, ANGSTROM, एंगस्ट्रॉम से मेजर करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड आपका आ जाता है वेव नंबर। क्या देते हैं स्टूडेंट, वेव नंबर, तरंग संख्या। तरंग संख्या
तरंग संख्या क्या होता है? नंबर ऑफ क्रेस्ट और नंबर ऑफ ट्रफ प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड वेव नंबर। किसी एक निश्चित क्षेत्र में जितने गर्त उपस्थित रहते हैं या जितने श्रृंग उपस्थित रहते हैं उसकी संख्या क्या कहलाएगी? तरंग संख्या कहलाएगी। द नंबर ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड वेव नंबर। क्लियर स्टूडेंट? द नंबर ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड वेव नंबर। किसी एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित श्रृंगों एवं गर्तों की संख्या, श्रृंगों एवं गर्तों की संख्या वेव नंबर, तरंग संख्या कहलाती है। तीसरा, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, अब सबको पता है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होता है। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितने ये क्या करता है, तरंग पूरा करता है, वो उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्लियर है? इट इज नोटेड बाय न्यू। इसको किससे डिनोट किया जाता है? न्यू से। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। क्लियर स्टूडेंट? तो अभी हमने देखा फ्रीक्वेंसी क्या होगा? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। किसी एक सेकेंड में जितने चक्कर वो पूरा करता है उसकी संख्या क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? न्यू से डिनोट किया जाता है, जिसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है स्टूडेंट। चौथा, टाइम पीरियड। चौथा क्या होगा स्टूडेंट? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब इसको बोलेंगे एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाएगा आपका? टाइम पीरियड। क्या? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, आवर्तकाल। क्या बोलते हैं इसको? आवर्तकाल बोलते हैं स्टूडेंट। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट होता है सेकेंड। क्या होता है इसका स्टूडेंट? यूनिट सेकेंड। क्लियर है? अगला जो टॉपिक आ जाता है वो टॉपिक आता है आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक है फिफ्थ, एम्पलीट्यूड, या इसी को बोला जाता है पीक वैल्यू। क्या बोला जाता है? पीक वैल्यू। आयाम। क्या बोलेंगे हिंदी में? आयाम। कोई सा भी एक वेव लेते हैं इस तरीके से, इस वेव का जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम वैल्यू होता है वो आपका क्या कहलाता है? पीक वैल्यू। इसको स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। क्या मैंने बोला कि अगर कोई सा भी एक तरंग ले लेते हैं, उस तरंग का माध्य स्थिति से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये माध्य स्थिति है, यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टूडेंट वो आपका क्या कहलाता है? पीक वैल्यू। मीन पोजीशन से अधिकतम मान एम्पलीट्यूड कहलाता है। द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ एनी वेव इज कॉल्ड पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड। मतलब माध्य स्थिति से किसी भी तरंग का अधिकतम मान क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड या आयाम कहलाएगा। क्लियर है? इसको सेंटीमीटर से मेजर करेंगे या फिर मीटर से मेजर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर या फिर मीटर। अगला आ जाता है स्टूडेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी को वी से डिनोट करेंगे, सबको पता है 6 नंबर। वेलोसिटी, वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे? सी या फिर वी से डिनोट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट यहाँ पर तक? तो होप आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद आगे हम लोग टॉपिक बढ़ते हैं, रिलेशंस है कुछ, उन रिलेशंस को देख लेते हैं। कुछ रिलेशंस है बेसिक में ही, 7th और 8th पॉइंट डाल के आप लोग नोट करेंगे इसको। 7th पॉइंट, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। हिंदी में बोलेंगे आवृत्ति एवं आवर्तकाल में संबंध। आवर्तकाल में संबंध। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं? आवृत्ति को किससे डिनोट करते हैं? न्यू से।
और आवर्तकाल को किससे डिनोट करते हैं? टी से। तो न्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? 1/T। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? 1/T होता है स्टूडेंट। क्लियर है? मतलब अगर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में हमको रिलेशन निकालना है तो रिलेशन क्या निकलेगा? न्यू इज इक्वल टू 1/T निकलेगा स्टूडेंट। क्लियर? और 8th नंबर का आता है रिलेशन रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ वेग, आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य में संबंध। तो ये आपका क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। क्या हो जाएगा? न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। न्यू किस चीज को बताता है? फ्रीक्वेंसी। सी किस चीज को बताता है? वेलोसिटी। लैम्डा किस चीज को बताता है? वेवलेंथ। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए एक रिलेशन होता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा या न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो हमने देखे। अब ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? एक ऐसी धारा जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, उसे विस्थापन धारा कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? मीन्स द करंट which is created with the change in electric field with respect to time, is called displacement current। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक ऐसा करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है तो प्रोड्यूस होता है। एक ऐसा करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने से जो प्रोड्यूस होता है वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। विद्युत क्षेत्र में यदि परिवर्तन हो समय के सापेक्ष तो उससे जो उत्पन्न हुई धारा रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट या फिर विस्थापन धारा। और इसका जो वैल्यू होता है स्टूडेंट वो होता है ID इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi E अपॉन dt। क्या होता है? d phi E अपॉन dt। क्या ID मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, d बाई dt और phi क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो एक ऐसी धारा जो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती है उस धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। मीन्स अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख देते हैं और परपेंडिकुलर रखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और उसके कारण अगर करंट प्रोड्यूस होता है तो उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन धारा बोलेंगे। मीन्स द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड इन द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसा करंट जो विद्युत धारा में विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होता है वो क्या कहलाएगा? विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाएगा स्टूडेंट। इसका छोटा सा डेरिवेशन है तो इस डेरिवेशन को भी देख लेते हैं।
ये आज का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट। इसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स है उसको नेक्स्ट डे करेंगे। डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा के लिए सूत्र। सूत्र तो सबसे पहले सिग्मा इज इक्वल टू कितना जानते हैं हम लोग, सॉरी अगर एक कोई सा भी प्लेट ले लेते हैं, ये एक प्लेट ले ली, ठीक है, एक हमने क्या ले लिया, प्लेट ले लिया, माना इस प्लेट का जो एरिया है वो ए है, इसमें जैसे ही हम लोग क्यू चार्ज अप्लाई करते हैं, धन क्यू आवेश प्रवाहित करते हैं, तो धन क्यू आवेश प्रवाहित करने के कारण प्लस क्यू चार्ज अप्लाई करने के कारण इसमें एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, वो बनेगा पाई ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बनेगा, पाई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, अनंत समतल चालक। यदि एक प्लेट ले लिया जाए और उस प्लेट में अगर हम लोग प्लस क्यू चार्ज अप्लाई करते हैं, धन क्यू आवेश प्रवाहित करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स बन जाता है। वो फ्लक्स क्या बनता है, पाई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, बट क्यू अपॉन ए। तो पाई इज इक्वल टू क्या दिखेगा हमको, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्या दिखेगा स्टूडेंट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ पर सर। तो यहाँ पर से क्यू की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, अगर हमको क्यू की वैल्यू चाहिए तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा पाई ई ए एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा, पाई ई ए एप्सिलॉन नॉट। बट करंट धारा इज इक्वल टू चेंज इन चार्ज, चेंज इन चार्ज अपॉन टाइम। क्या होता है स्टूडेंट, हिंदी में धारा बराबर आवेश में परिवर्तन, आवेश में परिवर्तन बटा समय, बटा समय। मतलब आई डी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। आई डी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं पाई ई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या पुट कर देते हैं, पाई ई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है स्टूडेंट, कोई डाउट? होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब ये तो क्लियर हो गया। इसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये वाली वैल्यू के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, आई डी इज इक्वल टू पाई ई कॉमन ए कॉमन, सॉरी एप्सिलॉन नॉट कॉमन ए कॉमन डी पाई ई अपॉन कितना बच गया स्टूडेंट, डी टी। डी पाई ई अपॉन कितना बच गया, डी टी। तो लास्ट फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इफ ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, सो आई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी पाई ई अपॉन डी टी। ये हो गया आपका फाइनल डेरिवेशन। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, पाई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जानते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए जानते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट जानते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू फाई ई ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो करंट इज इक्वल टू क्या जानते हैं, चेंज इन चार्ज अपॉन टाइम। तो आई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, क्यू की वैल्यू पुट कर दिए, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट और ये बाहर डी पाई ई अपॉन डी टी। अगर ए को 1 मीटर स्क्वायर लेंगे तो आई डी की वैल्यू क्या हो गई, एप्सिलॉन नॉट डी पाई ई बाई डी टी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।